गैमेट स्टडी सेंटर आप सभी प्रतियोगियों का एक बार पुनः स्वागत करता है। हम लोग सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत टीजीटी परीक्षा के इतिहास में आए हुए प्रश्नों पर परिचर्चा कर रहे हैं। हम लोगों ने वर्ष 2004 की जो सामाजिक विज्ञान विषय की निरस्त परीक्षा थी उसमें जितने प्रश्न आए थे सबकी चर्चा कर चुके हैं, अच्छे तरीके से किया गया है। आज हम लोग उस वर्ष 2004 में टीजीटी में पुनर्परीक्षा हुई थी, उस पुनर्परीक्षा में जो प्रश्न आए थे उन सभी प्रश्नों का आज हम लोग हल करेंगे। और यह जो हल है या परिचर्चा है ये 3 क्लासों में क्रमशः होगी। आज पहली क्लास है। पहली क्लास शुरू करने से पहले जितने भी प्रतियोगी परीक्षार्थी हैं, हमसे जुड़े हुए हैं या नहीं जुड़े हैं और इस क्लास को समझना चाहते हैं, वो सभी जो है गैमेट स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है वो बने रहें और पूरे परिचर्चा में सम्मिलित हों। और परिचर्चा से अगर उनके ज्ञान में वृद्धि हो रही है तो लाइक करें, कमेंट करके अवगत कराएं। साथ में किसी भी बिंदु पर कहीं भी कोई भी परेशानी हो तो भी कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमें बताएं। आपकी टीजीटी परीक्षा के संबंध में कोई भी क्वेरी होगी, कोई भी समस्या होगी, उसको तत्काल निदान करने का प्रयास किया जाएगा। इसी बात से हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज हम लोग टीजीटी परीक्षा 2004 में जो पुनर्परीक्षा हुई थी उसके प्रश्नों को लेते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर है 1 जो भाग 1 से लिया गया है। और भाग 1 में आपको विदित है कि 4 सब्जेक्ट होते हैं, नागरिक शास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र और इतिहास। तो हम लोग इतिहास का हल कर रहे हैं तो इतिहास के प्रश्न लेंगे। पहला है प्रश्न 1, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। नंबर 1 सुरेंद्र नाथ बनर्जी, विकल्प नंबर 2 WC बनर्जी, 3 महात्मा गांधी, 4 मोतीलाल नेहरू। बताइए। 28 दिसंबर 1885 में कांग्रेस की स्थापना बम्बई में गुरु तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुई थी ना। इसके संस्थापक ह्यूम थे और 72 और लोग उपस्थित थे। तो उस स्थापना के बाद अध्यक्ष किसको बनाया गया, यह प्रश्न है। तो सबको पता है हम लोगों को कि WC बनर्जी, विकल्प 2 सही है। व्योमेश चंद्र बनर्जी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष बनाया गया था। तो ह्यूम क्या कर रहे थे, किस पद पर थे? तो ह्यूम जो है सचिव थे। ह्यूम ना, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सचिव थे। आगे बढ़ा जाए। चलिए, प्रश्न नंबर 2 है भाग 2 से, प्राचीन पाषाण युग के निवासियों को निम्नलिखित में से किस विषय का ज्ञान था? नंबर 1 चित्रांकन, नंबर 2 कृषि कार्य, नंबर 3 शिकार, नंबर 4 पशुपालन। पाषाण काल की बात कर रहे हैं। प्राचीन पाषाण युग माने पूरा पाषाण, आप समझ लीजिए ना। उस समय मानव अपनी भोजन की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए क्या करता, शिकार करता था, खाद्य संग्रहण करता था। तो इसलिए इसमें देखिए किस विषय का ज्ञान था, जिसका जो करता था तो उसी का ज्ञान तो रहा होगा तभी तो करता होगा ना। तो इसलिए वो शिकारी था, वो आखेटक था। इसलिए विकल्प 3 इसमें सही है। आइए अब इसके साथ में देख लें, जो प्राचीन पाषाण युग है, पाषाण काल है, उसको 3 भागों में किस आधार पर विभाजित किया जाता है। और वो आधार जो विभाजन के हैं वो तीनों में, पूरा पाषाण काल, मध्य, इन सब में कौन कौन से उपकरण हैं, कौन कौन से
उनके औजार हैं, इन सबको देख लेते हैं। चलिए, पूरा पाषाण युग पैलियोलिथिक युग का आदिम अवस्था का मानव शिकार एवं खाद्य संग्रहण पर जीता था। आगे ना आपका जो विकल्प था शिकार और खाद्य संग्रहण पर जीता था, अर्थात वह था क्या, आखेटक और खाद्य संग्राहक था। उपकरणों में भिन्नता, औजार जो थे उसी भिन्नता के आधार पर जो पूर्व पाषाण काल है, पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया, पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, पूर्व पाषाण काल। उस पूर्व पाषाण काल को भी उपकरणों की भिन्नता के आधार पर 3 भागों में बांटा, कितना, 1 2 3 भागों में बांटा गया। वो कौन कौन से, निम्न पूर्व पाषाण काल, मध्य पूर्व पाषाण काल, उच्च पूर्व पाषाण काल। अब इनका टाइम पीरियड क्या है और कौन कौन से उपकरण हैं जो इनको अलग करते हैं। निम्न पूर्व पाषाण काल है 5 लाख ईसा पूर्व से 50,000 ईसा पूर्व। इसमें उपकरण क्या थे, चापर था, क्लीवर और हैंड एक्स, हस्त कुल्हाड़ी। मध्य पूर्व पाषाण काल कब से कब तक था, 50,000 ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व। इसमें क्या था, फलकों की अधिकता थी, ज़्यादा क्या थे, फ्लैक्स थे। इसमें स्क्रीपर या खुरचनी थी, पॉइंट या वेधनी थी, ब्यूरिन या तक्षणी थी। इसके बाद क्या है, उच्च पूर्व पाषाण काल, ये कब से कब तक है, 40,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व। इस काल का प्रधान उपकरण क्या था, ब्लेड, समझ गए। अब देखिए यहाँ पर चापर, क्लीवर, हैंड एक्स, यहाँ पर क्या है, स्क्रीपर, फलक, पॉइंट, ब्यूरिन, यहाँ पर ब्लेड है। तो ब्लेड होता क्या है, ब्लेड पतले तथा सकरे आकार वाला पाषाण फलक है जिसके दोनों किनारे समानांतर होते हैं तथा जो लंबाई में अपनी चौड़ाई से दुगुना होता है, समझ गए। इस काल में स्क्रेपर, खुरचनी भी थी, ब्यूरिन या तक्षणी भी थी, की संख्या में काफ़ी वृद्धि हुई, समझ गए। लेकिन एक कौन सा युग था, ब्लेड प्रधान युग था। समझ में आया। हम लोग पूर्व पाषाण काल के जो 3 हैं, निम्न पूर्व पाषाण काल, मध्य पूर्व पाषाण काल, उच्च पूर्व पाषाण काल, इसके बारे में समझ लिया है। अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, ग्रीक राजाओं द्वारा पाटलिपुत्र में 3 राजदूत भेजे गए थे। उनके नाम थे मेगास्थनीज, डाइमेकस और तीसरा पूछ रहा कौन है। विकल्प 1 है सेल्यूकस, नंबर 2 है टालेमी, नंबर 3 पेट्रोक्लीज, नंबर 4 डायनोसियस। बात कर रहा है कि पाटलिपुत्र में यूनानी, ग्रीक 3 राजदूत आए थे। 2 का नाम दे रहा है, मेगास्थनीज, डाइमेकस, समझ गए। तीसरा कौन है, मेगास्थनीज किसके समय आया है बताइए आप लोग। हाँ, चंद्रगुप्त के समय आया है ना, सेल्यूकस का। डाइमेकस किस समय आया है, बिंदुसार के समय आया है। और बिंदुसार के समय ही एक और यूनानी राजदूत आया था, उसका नाम था डायोनीसियस, इसलिए विकल्प 4 सही है। अब आइए हम लोग देख लेते हैं कि किस वर्णन में ये बातें पता चलती हैं, किसने लिखा है कि दूत वहाँ गया था, किसका दूत था, इन सबको समझते हैं। स्ट्रेबो ना, यूनानी लेखक हैं स्ट्रेबो, प्लिनी, नियार्कस, नाम सुना है, इंडिका में इन्हीं सबके उदाहरण हैं ना। स्ट्रेबो के अनुसार सेल्यूकस ने वैवाहिक संबंध के फलस्वरूप चंद्रगुप्त को क्या कह दिया था, आराकोसिया माने कंधार, पेरोपनिसडाई माने काबुल, एरिया माने हेरात, समझ गए, जेडोसिया माने मकरान तट का प्रांत दिया तथा मेगास्थनीज नामक राजदूत चंद्रगुप्त के दरबार में नियुक्त किया। बहुत बार पूछता है मेगास्थनीज कौन था, किसके दरबार में, इसकी पुस्तक का क्या नाम है, समझ रहे हैं। यह भारत में नियुक्त होने वाला पहला राजदूत था। मेगास्थनीज फर्स्ट है एम्बेसडर जो भारत में नियुक्त हुआ था।
ये बात किसने बताई थी? स्ट्रेबो के से पता चलती है। स्ट्रेबो और क्या बताता है कि सीरिया का यूनानी शासक था एंटियोकस ने डाइमेकस नामक अपना एक राजदूत बिंदुसार के राज दरबार में भेजा, वहां दिया भी था ना। अब ये किसका था? ये एंटियोकस का राजदूत डाइमेकस। मेगास्थनीज किसका था? सेल्यूकस का था। अब प्लिनी आगे क्या बताते हैं? प्लिनी ने उल्लेख किया है मिस्री नरेश थे फिलाडेल्फस। किसको कहते हैं फिलाडेल्फस? टालमी सेकंड को, टालमी द्वितीय को ने बिंदुसार के दरबार में, दरबार कहाँ था? पाटलिपुत्र में डायोनेसियस नामक एक दूत भेजा। इस तरह से मेगास्थनीज, डाइमेकस, डायोनेसियस मिल गए। इस तरह 3 यूनानी राजदूतों के नाम क्रमशः मेगास्थनीज, डाइमेकस और डायोनेसियस है। क्लियर हो गया? कोई कन्फ्यूजन हो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 4 है, सूची फर्स्ट की मिलान सूची सेकंड से कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में अभिलेख दिए गए हैं, एहोल प्रस्तर लेख, जूनागढ़ शिलालेख, नासिक गुहा लेख, भिटारी स्तंभ लेख। और सूची में दिए किससे संबंधित है? ऊषवदत्त, पुलकेशिन सेकंड, स्कंदगुप्त और रुद्र दमन फर्स्ट या रुद्र दामन। समझते हैं। एहोल प्रशस्त लेख किसका है? पुलकेशिन द्वितीय है ना। और इसकी रचना जो है रविकीर्ति ने की है, जिसमें पुलकेशिन की विजय और उपलब्धियों का विवरण है। अगला है जूनागढ़ शिलालेख। जूनागढ़ में गिरनार पहाड़ी पर रुद्रदामन का अभिलेख मिलता है। किसका मिलता है? रुद्रदामन का मिलता है। यह है 150 ईस्वी का है। एक गिरनार अभिलेख के नाम से भी जाना जाता है, गिरनार अभिलेख के नाम से जाना जाता है। तो जूनागढ़ शिलालेख या गिरनार शिलालेख ये रुद्रदामन से संबंधित है, इसलिए इसमें चौथा सही है। अगला नासिक गुहा लेख। देखिए जो नासिक गुहा लेख है ये सातवाहन शासक हैं, ये नासिक गुहा लेख, इसके द्वारा हमको जो है गौतमी पुत्र सातकर्णी की उपलब्धियों का पता चलता है। और उसमें वर्णन है कि गौतमी पुत्र सातकर्णी ने नाहपान के बहनोई ऊषव दत्त या ऊषाव दत्त को जो है पराजित करके करजय गांव छीन लिया और छीन कर उसको कारले के भिक्षुओं को दे दिया था। इसलिए नासिक गुहा लेख ऊषव दत्त से संबंधित है, जिसमें वर्णन है कि ऊषव दत्त से गांव छीन करके, करजय गांव छीन करके कारले के बौद्ध भिक्षुओं को दे दिया गया था। ये देखिए तीसरा लिखा है भिटारी स्तंभ लेख। ये भिटारी वास्तव में क्या है? भीतरी स्तंभ लेख है, समझ रहे हैं। और भीतरी स्तंभ लेख में हूण आक्रमण का उल्लेख है। और हूण आक्रमण में जो है इसमें हूणों और पुष्यमित्रों के आक्रमण के जो स्कंदगुप्त के समय का है। इसमें देखिए ये तीसरा क्या है? स्कंद गुप्त है ना ये। इसलिए देखिए जो भी विकल्प होगा सेकंड, फोर्थ, फर्स्ट, थर्ड वही सही होगा। देखिए सेकंड, फोर्थ, फर्स्ट, थर्ड चौथे में है, इसलिए विकल्प नंबर 4 इसमें सही है। कोई समस्या नहीं ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, हड़प्पा सभ्यता के तहत वह एकमात्र जगह कौन सी है जहां 216 मीटर लंबा एवं 37 मीटर चौड़ा एक नौका घाट अवस्थित है। विकल्प 1 है कालीबंगा, विकल्प 2 है कोट दीजी, विकल्प 3 है लोथल, विकल्प 4 है
रूपड़ या रोपड़। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, नौका घाट। नौका घाट को क्या कहते समझते हैं, इसे कहते हैं गोदीवाड़ा। अब आसान होगा ना, डाक यार्ड। हड़प्पा का एक प्रसिद्ध स्थल जहाँ पर डाक यार्ड है, गोदीवाड़ा है, सबको पता है। जब आप तैयारी शुरू करते हैं, हड़प्पा पढ़ते हैं, तो ये चीज़ आपको जरूर मिलती है। वो कौन सा है बोलिए, विकल्प 3 लोथल है ना। लोथल कहाँ है, गुजरात में है, भोगवा नदी के तट पर है, भोगवा और साबरमती के संगम पर है। इसकी खोज किसने की, और लोथल से और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो मिली हैं और परीक्षाओं में घुमा फिरा कर बार बार पूछता रहता है, उसको आइए हम लोग देख लेते हैं। ये देखिए उसमें दिया था 216 और 37 मीटर, तो ये है पूरा डायमीटर उसका 214 मीटर इंटू 36 मीटर इंटू 3.3 मीटर आकार का नौका घाट या गोदीवाड़ा लोथल में है। यह विश्व का प्राचीनतम ज्ञात गोदीवाड़ा है, समझ रहे हैं। सिंधु सभ्यता का मिस्र और मेसोपोटामिया का मध्य व्यापार इसी लोथल बंदरगाह के माध्यम से होता था। अगला प्रश्न है, खोज किसने की। लोथल की खोज 1954 में कब हुई थी, 1954 में किसने की थी, एस.आर. राव ने की। यह कहाँ पर है, गुजरात प्रांत के अहमदाबाद जिले के सरगावल नामक गांव के निकट भोगवा और साबरमती नदी के संगम पर है। लेकिन जो परीक्षा में विकल्प होता है केवल भोगवा दिया रहता है ना। अगर किसी विकल्प में लिख दे भोगवा और साबरमती नदी के संगम पर, तब आपको जाकर के यही उत्तर लगाना है कि भोगवा और साबरमती नदी के संगम पर है। ठीक, लोथल से संबंधित अन्य तथ्य भी जान लीजिए जो परीक्षा उपयोगी है। एक अग्निवेदी का साक्ष्य, वृत्ताकार एवं चौकोर अग्निवेदी मिली है कहाँ से, लोथल से। 3 युगल शवाधान मिले हैं, 3 शवाधान हैं जिसमें 2-2 लोगों को युगल को दफनाया गया है। स्त्री पुरुष को साथ साथ दफनाया गया है। युगल मतलब यही होता ना। एक मम्मी का साक्ष्य मिला है, मम्मी मिली है लोथल से। पूछेगा कहाँ से मिली है, लोथल से, जो मिस्र के साथ संपर्क का परिणाम माना जा सकता है। सही बात है। आगे चलें। मिट्टी से निर्मित गोरिल्ला की मृण मूर्ति, प्रश्न बनेगा ना, गोरिल्ला की मृण मूर्ति कहाँ से मिली है, लोथल से। 2 मुहे राक्षस के अंकन वाली फारस के मुद्रा के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, 2 मुहे राक्षस। राक्षस है उसके कितने मुंह हैं, 2 हैं। फारस के मुद्रा का अंकन कहाँ से मिला है, तांबे के बत्तख, तांबे के खरगोश, कुत्ता एवं वृषभ की मूर्तियां प्राप्त होती है, जिसमें कुत्ते की मूर्ति सर्वाधिक सुंदर है। समझ गए। एक मृद भांड पर पंचतंत्र की कथा में चालाक लोमड़ी की कथा है, तो पंचतंत्र की कथा की चालाक लोमड़ी का अंकन हुआ है। तो एक जो है मृद भांड है उस पर लोमड़ी, चालाक लोमड़ी है, उसका अंकन है। तो मानते हैं जो पंचतंत्र की कथा में चालाक लोमड़ी है उसका लोथल के एक मृदभांड पर भी है। समझ गए। यहाँ से घोड़े की लघु मृण मूर्ति एवं नाव का एक मॉडल भी मिला है। एक बर्तन के टुकड़ों पर लगे चावल के दाने और बाजरे का भी साक्ष्य मिलता है। चावल और बाजरे का साक्ष्य लोथल से मिलता है। अनाज पीसने की चक्की का प्रमाण भी लोथल से मिलता है। एक रंगाई कुंड का साक्ष्य भी लोथल से मिलता है। लकड़ी से बने अन्नागार का साक्ष्य भी लोथल से मिलता है। हाथी के दांत से निर्मित स्केल या पलड़ा, तौलने के लिए जो पलड़ा होता है हाथी के दांत का बना हुआ, लोथल से मिला है। इस स्थल से, लोथल से निकास नालियों के साथ फर्श जड़ित 12 स्नानागार का एक समूह मिला है। यहाँ के बाजारों में शंख का कार्य करने वाले दस्तकारों एवं ताम्रकर्मियों के कारखानों का साक्ष्य मिला है। इतनी चीज़ें मिली हैं कि जैसे लगता है कि ये हड़प्पा ही है,
ये मोहनजोदड़ो ही है, लोथल नहीं है। इसीलिए इसको लघु हड़प्पा और लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। परीक्षा में पूछ लेगा लघु हड़प्पा किसे कहते हैं। उस सैंधव स्थल का नाम बताइए जिसे लघु मोहनजोदड़ो कहते हैं। उत्तर क्या लगेगा? लोथल लगेगा। लोथल के बारे में जितनी भी परीक्षा उपयोगी जानकारी थी वो सब देख ली गई है। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के संबंध में दिए गए निम्नलिखित तथ्यों में से कौन सही ढंग से सुमेलित है या है ना। गार्डन दिया है, गार्डन चाइल्ड हैं। इनकी क्या थ्योरी थी सिंधु सभ्यता के पतन की? ये कह रहे हैं विदेशी आक्रमण हुआ था। 2 आर.एल. स्टाइन, जलवायुगत परिवर्तन। तीसरा है डैलिस। ये डैलिस कौन है? ये है जी.एफ. डेल्स का नाम सुना होगा। ये जी.एफ. डेल्स को डैलिस लिखा है। ये कहते हैं भौगोलिक घटनाक्रम है। बी.एन. मिश्रा ये कहते हैं भूगर्भस्थली परिवर्तन है। सिंधु सभ्यता के पतन के जो है 2 थ्योरी प्रचलित हैं। एक है आकस्मिक पतन का सिद्धांत और एक है क्रमिक पतन का सिद्धांत। मुख्यतः आकस्मिक पतन का जो सिद्धांत है वो उन कारणों की खोज करता है जिससे अकस्मात तेजी से बाढ़ आई, नष्ट हो गया, आक्रमण हुआ, नष्ट हो गया, महामारी आई, नष्ट हो गया ना। ये क्या करते हैं? आकस्मिक पतन की बात करते हैं। जो क्रमिक पतन की बात फिर सर्विस वगैरह करते हैं वो धीरे धीरे बताते हैं कैसे पतन हुआ। तो ये जो 1, 2, 3, 4 हैं, इनके नाम, इनकी थ्योरी, ये सब सही हैं। समझ रहे हैं? इसलिए इनमें विकल्प 4 सही है। का, खा, गा, घ। यहाँ से ही हमारा काम खत्म नहीं होता है, क्योंकि परीक्षा में तो और आगे प्रश्न बनाएगा ना। इसलिए हमें वो चीज़ें समझनी है आगे क्या बनाएगा, आगे की हमें देखना है ना। सिंधु सभ्यता के पतन के कारण विद्वान कौन से थे और उनके कारण कौन से थे, समझ गए? तो गार्डन चाइल्ड, स्टुअर्ट पिगट, मार्टिमर व्हीलर, इन लोग क्या कहते हैं? आर्यों ने आक्रमण किया था। आर्य आक्रमण के कारण जो है सिंधु सभ्यता का विनाश हुआ। उस थ्योरी के समर्थन में वो तर्क देते हैं, उसके विरोध में भी तर्क दिया जाता है। बीच में दोनों के आगमन का 2-2.5 साल का गैप होता है, उसकी व्याख्या नहीं हो पाती है। इस थ्योरी में एक कथन है मार्टिमर व्हीलर का, जो कहते हैं कि इंद्र ने जो है इस सभ्यता का पतन किया। उनका नाम पुरंदर था ना, पुरोहिता था। उन्होंने ही हड़प्पा कालीन जो पुर थे, दुर्ग थे, उनका विनाश किया था। इसलिए मार्टिमर व्हीलर के अनुसार सिंधु सभ्यता के पतन है इंद्र दोषी है। सिंधु सभ्यता के पतन के लिए इंद्र जो है दोषी, इंद्र दोषी है, इंद्र भगवान। मार्शल एम.आर. राव मैके ये कहते हैं कि बाढ़ जो है सिंधु सभ्यता के पतन का दोषी कारण रहा है। एम.आर. साहनी, माधव स्वरूप वत्स, राइक्स, एस.टी. लैम्ब्रिक्स, जी.एफ. डेल्स, भारी जलप्लावन और नदियों का मार्ग परिवर्तन, भूगर्भिक परिवर्तन इसका कारण रहा है। के.यू.आर. कैनेडी कहते हैं मलेरिया, महामारी जैसी प्राकृतिक आपदाओं ने पतन का मार्ग प्रशस्त किया। फेयर सर्विस, पारिस्थितिकी असंतुलन, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस हुआ था, उसके कारण से जो है सिंधु सभ्यता का पतन हुआ। अमलानंद घोष और आर.एन. स्टाइन, अमलानंद घोष और आर.एन. स्टाइन कहते हैं जंगलों के अत्यधिक कटाई के कारण जलवायु परिवर्तन हुआ था। बीबी लाल क्या कहते हैं? जलवायु परिवर्तन, प्रदूषित वातावरण एवं व्यापार में भारी गिरावट के कारण सिंधु सभ्यता का पतन हुआ थे, बीबी लाल कहते हैं। डब्ल्यू.एफ. अल्ब्राइट कहते हैं कि आर्थिक ढांचा ढहना, इसका आर्थिक ढांचा विदेशी व्यापार पर टिका हुआ था, उस व्यापार में असंतुलन आया और जो है सिंधु सभ्यता जो मुख्यतः व्यापार पर केंद्रित थी उसमें जो है असंतुलन आया
और सिंधु सभ्यता का विनाश हो गया। एम दिमित्रियोव भौतिक रासायनिक विस्फोट हुआ, एक अदृश्य गाज किए चर्चा करते हैं। इसके बाद सिंधु सभ्यता के पतन के स्थान पर स्थान परिवर्तन की चर्चा होने लगती है। ये कहते हैं कि सिंधु सभ्यता का पतन नहीं हुआ था बल्कि उनका प्रवसन हो गया था। उन पर चर्चा हम लोग किसी अन्य प्रश्न पर करेंगे। आज यहाँ पर हम लोगों ने वो थ्योरीज, वो कारण और उन विद्वानों का नाम देख लिया है जो सिंधु सभ्यता के पतन के संबंध में दिए गए थे। प्रश्न है 7, 10 राजाओं के विख्यात युद्ध में निम्नलिखित में से कौन विजयी हुआ था? ऋग्वेद के 7वें मंडल में दशराग युद्ध का वर्णन है। विकल्प देख लेते हैं उससे पहले। नंबर 1 दियोदास, नंबर 2 सुदास, नंबर 3 तुर्वसगण, नंबर 4 यदुगण ना। तो हम लोग 7वें मंडल की बात कर रहे थे, उसमें दशराग युद्ध का वर्णन है और उस दशराग युद्ध के जो विजेता थे वो त्रिशु वंश के थे। कौन थे? सुदास थे। इसलिए विकल्प 2 सही है। अब हम लोग ये समझते हैं कि जो दशराग युद्ध हुआ था उसका कारण क्या था, उसमें कौन कौन लड़े थे, जन और जनजातियों के नाम क्या क्या हैं, इन सबको समझ लेते हैं। आइए, दशराग युद्ध कहाँ हुआ था ना, ये परीक्षा में बहुत बार पूछा जाता है। परुष्णी, इस रावी को परुष्णी कहते थे, नदी के तट पर, रावी नदी के तट पर। और इसको क्या कहते थे? ऋग्वेद में क्या लिखा है? रावी को परुष्णी लिखा गया है। भरत वंश के राजा सुदास और 10 अन्य राजाओं के मध्य लड़ा गया। इस युद्ध में दोनों तरफ से, सुदास की ओर से और 10 और राजाओं की ओर से, आर्य और अनार्य सम्मिलित थे दोनों ओर। 10 राजाओं में 5 जन थे। उनके क्या नाम थे? अनु, द्रुहा, यदु, पुरु, तुर्वस। उन 5 जनों को, 5 जनों का क्या नाम था? अनु, द्रुहा, यदु, पुरु, तुर्वस। और 5 जनजातियां थी। क्या थी? 5 जनजातियां थी। इनके क्या नाम थे? अनिल, पक्त, भलानस, शिव और विसाड़िन। ये 5 जन और 5 जनजातियां हैं। इस युद्ध का कारण क्या था? भरत वंश के राजा जो सुदास थे, अपने पुरोहित विश्वामित्र को हटाकर उनकी जगह वशिष्ठ को नियुक्त कर दिया। अतः विश्वामित्र ने 10 राजाओं को एकत्रित करके सुदास के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। भरत ने क्या किया? विश्वामित्र को पुरोहित पद से हटा करके किसको रखा? वशिष्ठ को रखा। तब जाकर इस युद्ध में सुदास विजयी हुए, जो त्रितसु जन के थे। ऋग्वेद के 7वें मंडल के 33वें सूक्त में इस युद्ध का वर्णन मिलता है। इस युद्ध का एक अन्य कारण जो है राज्य विस्तार को भी माना जाता है। इस तरह से हम लोगों ने दशराग युद्ध के बारे में महत्वपूर्ण सभी बातें जान ली है। आगे आइए, क्वेश्चन नंबर 8 है, कश्मीर में श्रीनगर किसने बनाया था? नंबर 1 है हर्ष, नंबर 2 है अशोक, नंबर 3 है चंद्रगुप्त, नंबर 4 है बिंदुसार। श्रीनगर की स्थापना की बात हो रही है और राजतरंगिणी में वर्णन है। क्या है वर्णन? कि श्रीनगर और नेपाल में देवपाटन, 2 नगरों की स्थापना अशोक ने की थी। समझ रहे किसने की थी? अशोक ने। इसलिए कौन सा विकल्प सही होगा? बोलिए, दूसरा होगा सही ना। आइए आगे हम लोग चलते हैं। कल्हड़ की राजतरंगिणी ना, कल्हड़ का ने लिखा था राजतरंगिणी, जो पहली बार जो है समयबद्ध इतिहास है। अशोक के श्रीनगर में, अशोक के कश्मीर में श्रीनगर नामक नगर, नेपाल में देवपत्तन है देवपाटन नामक नगर की स्थापना की बात करता है, बताता है। कल्हड़ के विवरण से यह भी पता चलता है अशोक ने कश्मीर के धर्मारिणी बिहार में, कौन से बिहार? धर्मारिणी बिहार, समझ रहे हैं, अशोकेश्वर नामक एक मंदिर की स्थापना करवाई थी। और कल्हड़ का राजतरंगिणी या कल्हड़ बताता है
अशोक कश्मीर का प्रथम मौर्य शासक था। कल्हड़ अशोक को कश्मीर का प्रथम मौर्य शासक बताता है। समझ गए? आगे चलें। चलिए, प्रश्न संख्या 9 है, उत्तर भारत में गणतंत्र एवं राजतंत्र महाजनपद की स्थापना हुई लगभग। विकल्प 1 ईसा पूर्व 900 में, विकल्प 2 ईसा पूर्व 800 में, विकल्प 3 ईसा पूर्व 700 में, विकल्प 4 ईसा पूर्व 600 में। उत्तर वैदिक काल में क्या थे? काल में थे क्या? जन थे ना। यही जन जो है बाद में क्या हो गए? जनपद। और इन्हीं जनपदों से क्या बना? महाजनपद। और ये महाजनपद जो है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, ईसा पूर्व 600 में सामने आए, इसलिए विकल्प 4 ईसा पूर्व 600 सही है। अब हम लोग जो है जो खोडस महाजनपद हैं, 16 महाजनपद हैं, इनकी जानकारी कहाँ से मिलती है और उसमें राजतंत्र कितने थे, गणतंत्र कितने थे, इनकी राजधानियाँ क्या हैं और कहाँ कहाँ पर वर्तमान में अवस्थित हैं, इनको जानें। क्योंकि आगे का प्रश्न तो यहाँ से बनेगा ना, इसलिए उसको जानना जरूरी है। आइए, ऋग वैदिक काल के जो जन थे उत्तर वैदिक काल में जनपद में आ गए, विकसित हो गए ना, जन से जनपद। फिर इन्हीं जनपदों को मिलाकर के उत्तर वैदिक काल के पश्चात 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में महाजनपदों का उदय हुआ। यही बात हम लोग अभी कर रहे थे। बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय, दूसरा है महावस्तु, तीसरा है जैन ग्रंथ भगवती सूत्र। इनमें 16 महाजनपदों की सूची मिलती है। किसमें किसमें? बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय, दूसरा क्या है? महावस्तु है, तीसरा क्या है? एक जैन ग्रंथ है भगवती सूत्र। इन सब में 16 महाजनपदों की सूची मिलती है। लेकिन जो जनपद दिए गए हैं उनमें कई नाम अलग अलग हैं, भिन्नता है, नामों में भिन्नता है। लेकिन सबसे जो प्रामाणिक और एथेंटिक, सबसे जो है प्रामाणिक एवं सारगर्भित सूची हमको कहाँ से मिलती है? बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में। इसलिए बहुत सी परीक्षाओं में प्रश्न बना है, विकल्प या तो अंगुत्तर निकाय रहता है या अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र दोनों रहता है। अब ये जो 16 सूची दी गई है राज्यों की, वो 2 तरह के राज थे। एक थे राजतंत्र, दूसरे थे गणतंत्र। राजतंत्र और गणतंत्र अंतर क्या है? राजतंत्र में शासन कौन करता है? राजा करता है। गणतंत्र में शासन कौन करता है? राजा न होकर गण अथवा संघ द्वारा होता है। तो उसमें 16 में 14 तो राजतंत्र हैं और 2 गणतंत्र हैं। उनके नाम जान लेते हैं। जो राजतंत्र है कौन कौन से? अंग, मगध है, काशी, कौशल, चेदी, वत्स, कुरु, पंचाल, मत्स्य, शूरसेन, अस्मक, अवंती, गंधार और कंबोज। ये जो 14 हैं, कितने हैं? 14, ये राजतंत्र हैं। और जो 2 हैं बज्जी और मल्ल, ये क्या है? गणतंत्र है। परीक्षा में प्रश्न बनाता है कि निम्नलिखित में कौन सा गणतंत्र है? तो गणतंत्र कौन है? बज्जी और मल्ल है। आइए एक टेबल के माध्यम से महाजनपद, उनकी राजधानी और वर्तमान में कहाँ पर हैं उसको देख लेते हैं। महाजनपद था काशी ना, राजधानी क्या थी? वाराणसी। बताना है वाराणसी आज कहाँ है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का निर्वाचन क्षेत्र है, संसदीय क्षेत्र है, वही वाला एरिया है काशी महाजनपद। कौशल ये श्रावस्तिया अयोध्या है, श्रावस्ती जिले के सहेत महेत। वर्तमान में कौन कौन जिला आता है? फैजाबाद, गोंडा और बहराइच। अंग इसकी राजधानी क्या थी? चंपा। ये कहाँ पर है? बिहार में है, भागलपुर और मुंगेर जिले में। मगध, मगध गिरिब्रज या राजगिर इसकी राजधानी थी, पटना और गया जिले जो हैं बिहार के। बज्जी, वैशाली ये बसाड़ है, मुजफ्फरपुर बिहार का। चेदी
सोतिमथी। चेद की राजधानी क्या थी? सोतिवती, सोथिवती, और ये बुंदेलखंड का एरिया है, ठीक है। वत्स महाजनपद, उसकी राजधानी क्या थी? कौशाम्बी। इसमें आता क्या है? प्रयागराज और बांदा। आपका जो प्रयागराज है, जहाँ का पूर्व का ऑक्सफोर्ड इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, वो किस में था? वत्स महाजनपद में था। राजधानी क्या थी? कौशाम्बी थी। समझ रहे हैं? पहले प्रयागराज कौशाम्बी एक ही जनपद में थे, बाद में जो है कौशाम्बी को प्रयागराज से अलग करके नया जनपद बनाया गया ना। कुरु, इंद्रप्रस्थ है इसकी राजधानी। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ है। ये कहाँ है? मेरठ, दिल्ली और थानेश्वर वाला एरिया है। मेरठ, दिल्ली और थानेश्वर वाला एरिया क्या है? कुरु है। पांचाल, उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिछत्र थी। दक्षिणी पांचाल की राजधानी काम्पिली थी। ये कहाँ पर है? रुहेलखंड वाला एरिया है, बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद। मत्स्य, इसकी राजधानी क्या थी? विराटनगर, ये राजस्थान में है। जयपुर का क्षेत्र जो है वो मत्स्य महाजनपद था। सूरसेन, ये मथुरा, ब्रजमंडल क्षेत्र जो है उसकी राजधानी मथुरा थी, ब्रजमंडल क्षेत्र है। अस्मक, पोटन या पोटिल इसकी राजधानी थी। पोर्टल या पोटिल गोदावरी नदी के तट पर आंध्र प्रदेश में, समझ रहे हैं, दक्षिण का एकमात्र महाजनपद था अस्मक, जिसकी राजधानी पोटन या पोटली थी। कहाँ था? आंध्र प्रदेश। लोगों ने जो है खोडस जो महाजनपद हैं और उनकी राजधानियाँ वर्तमान स्थिति को देख लिया। परीक्षा में वो महाजनपद दे देगा, उसकी राजधानी दे देगा मिलाने के लिए, ठीक है। वो तैयारी आप लोग रखिए। हम लोग आगे चलते हैं, देखते हैं किस शासक ने अपने को देवताओं का प्रिय कहलवाया। देवानाम प्रिय, देवानाम प्रिय। विकल्प एक है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, दूसरा है कनिष्क, तीसरा है अशोक, चौथा है समुद्रगुप्त। तो देवानाम प्रिय, देवताओं का प्रिय जो है अशोक ने, सम्राट अशोक ने कहलाया था। देवानाम प्रिय, देवताओं के प्रिय इसका पौत्र दशरथ ने। और उसके बाद लंका के राजा थे तिस्य, उसने भी अपने को देवताओं का प्रिय कहलवाया था। यहाँ विकल्प में कौन है? केवल अशोक हैं, इसलिए जो है विकल्प 3 अशोक सही है। आइए इसको देख लेते हैं। मौर्य शासक अशोक को उसके अभिलेखों में सर्वत्र देवानाम प्रिय, देवानाम प्रियदर्शी, मतलब देवताओं का प्रिय या देखने में सुंदर, तथा राजा की उपाधियों से संबोधित किया गया है। अशोक के पौत्र दशरथ ने देवानाम पी की उपाधि धारण की, बात हुई थी। अशोक का अनुसरण करते हुए लंका का शासक तिस्य ने भी देवानाम पी की उपाधि धारण की। प्रश्न पर प्रश्न संख्या 11 है, बौद्धों का वह धर्म ग्रंथ जिसमें गौतम बुद्ध के पूर्ववर्ती जन्मों की कथाएं संकलित हैं कहलाता है। विकल्प 1 जीविक, नंबर 2 जातक, नंबर 3 विनय पिटक, नंबर 4 उपयुक्त में से कोई नहीं। तो पूर्ववर्ती जन्मों की कथाएं संकलित हैं ना, पूर्ववर्ती जन्मों की कथाएं, जिसमें पूर्व जन्म की कथा हो तो वह जो है जातक कथाएं हैं। सुना होगा सबने, जातक कथाएं है ना। और ये विकल्प 2 में है जातक, इसलिए विकल्प 2 इसका सही है। भारतीय कथा साहित्य का सर्वाधिक प्राचीन कथा संग्रह जातक कथाएं या जातक है, जो बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक का ही भाग है। समझ गए? त्रिपिटक है ना 3, विनय पिटक, सूत्र पिटक, अभिधम पिटक, उसी का भाग है जातक कथाएं। जातक किसमें लिखा है? पाली भाषा में रचित है। इसमें भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियां हैं, कथाएं हैं। इन कथाओं में मनोरंजन के माध्यम से नीति और धर्म को समझाने का प्रयास किया गया है। इनकी संख्या 549 है, 549 है। समझ गए? आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर है 12, निम्नलिखित में से कौन सा अंचल
चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में शामिल नहीं था? नंबर 1 अफगानिस्तान, नंबर 2 बलूचिस्तान, नंबर 3 तमिलनाडु, नंबर 4 बंगाल। तो बताइए, ये तो सेल्यूकस से मिल गया था, बंगाल को उन्होंने अधिकार में किया था। दक्षिण में हम लोग जो है कर्नाटक के श्रवण गोलबेला में जा कर के अंत में भद्रबाहु के साथ जो है चंद्रगुप्त वो करते हैं। तो ये तीसरा तमिलनाडु जो है, तमिलनाडु और केरल में जो है चंद्रगुप्त मौर्य का शासन नहीं था, इसलिए विकल्प 3 तमिलनाडु सही है। अब हम लोग समझ लेते हैं उनका साम्राज्य का विस्तार, चंद्रगुप्त मौर्य का बहुत सी चीज़ें जानते हैं। तो विस्तार कहाँ कहाँ हुआ था, कैसे जानकारी मिलती है, उसको हम लोग समझते हैं। ठीक है, स्ट्रेबो के अनुसार अभी हम लोगों ने एक क्वेश्चन देखा था जिसमें राजदूत देखने थे। वैवाहिक संबंध के फलस्वरूप चंद्रगुप्त को क्या क्या मिला था? अराकोसिया, कंधार, पेरोपनिस्डाई, काबुल, एरिया, हेरात और जेड्रोसिया मकरान तट प्रांत, ये मिला था। कंधार, काबुल, हेरात, ये सब किससे मिल गया? सेल्यूकस से मिल गया, स्ट्रेबो बताता है। चंद्रगुप्त के पश्चिमी भारत माने मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र के विजय की पुष्टि रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख 150 ईस्वी का भी चर्चा हुई थी। जूनागढ़ अभिलेख में बताता है कि सौराष्ट्र में जो है चंद्रगुप्त ने एक झील बनाई थी, क्या नाम है? सुदर्शन झील ना, सुदर्शन नामक झील का निर्माण कराया था। तो झील का निर्माण वहीं कराएगा ना जहाँ पर शासन होगा, इसका मतलब सौराष्ट्र उसके शासन क्षेत्र में है। भारत में ही, पश्चिमी भारत में ही सोपारा महाराष्ट्र से अशोक का अभिलेख प्राप्त हुआ है, परंतु अशोक इस क्षेत्र के विजय का दावा नहीं करता। बिंदुसार भी इस क्षेत्र को नहीं जीता था। जब सोपरा को अशोक ने नहीं जीता, बिंदुसार ने नहीं जीता, तो जीता कौन था? इसका मतलब चंद्रगुप्त उसका विजेता रहा होगा। चंद्रगुप्त को सोपारा का विजेता मानना पड़ेगा। दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश और कर्नाटक क्षेत्र की विजय चंद्रगुप्त द्वारा की गई। वस्तुतः चंद्रगुप्त पहला सम्राट था जिसने दक्षिण भारत की विजय की ना। कर्नाटक का श्रवण बेलगोला का प्रकरण आप लोगों को पता ही है, जिसकी पुष्टि इन क्षेत्रों से प्राप्त अशोक कहने के अभिलेखों और तमिल ग्रंथ अहनानूर और पुरनानूर से होती है। कश्मीर, नेपाल और बंगाल पर विजय भी चंद्रगुप्त द्वारा ही की गई, क्योंकि बिंदुसार अशोक ने इसे विजित नहीं किया था। अशोक के किसी अभिलेख से नहीं पता चलता कि इसकी विजय किया हो। इस तरह से चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य उत्तर में हेरात और कंधार, दक्षिण में कर्नाटक तथा पश्चिम में सौराष्ट्र एवं पूर्व में बांग्लादेश तक विस्तृत था। महावंश के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य को सकल जम्बूद्वीप, सकल माने संपूर्ण जम्बूद्वीप, और मुद्रा राक्षस के अनुसार चतुः समुद्र पर्यंत, चतुः समुद्र पर्यंत का शासक बताया गया है। चंद्रगुप्त के साम्राज्य में केरल और तमिलनाडु सम्मिलित नहीं था। समझ गए? इसलिए विकल्प हमारे तमिलनाडु था, उसी के उत्तर को जाकर टिक करना है। आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 13 है, बिंदुसार के शासन काल में अशोक को जिस अंचल का शासन भार दिया गया था वह था नंबर 1 तक्षशिला, नंबर 2 उज्जैनी, नंबर 3 काठियावाड़, नंबर 4 विकल्प 1 एवं 2 दोनों। तो अशोक के बारे में तो एक चीज़ तो पता है कि बिंदुसार के समय तक्षशिला में विद्रोह हुआ था तो अशोक को भेजा गया था, इसका मतलब तक्षशिला है ना। और उज्जैनी का वो उपराजा था, ये भी है। तो इसका मतलब इसमें विकल्प 1 और 2 सही है। तो 1 और 2 को सही मानने वाला विकल्प था है, इसलिए विकल्प 4 इसमें सही है। आइए इसको देखते हैं। दिव्यावदान और सिंघली अनुश्रुतियों से पता चलता है अशोक अपने पिता बिंदुसार के शासनकाल में अवंती उज्जैनी का उपराजा था। समझ गए? कोई समस्या? दिव्यावदान तक्षशिला में होने वाले विद्रोह का वर्णन करता है, जिसको दबाने के लिए बिंदुसार ने अपने पुत्र अशोक को भेजा।
अशोक ने उदारतापूर्ण नीति का अनुसरण करते हुए वहाँ शांति और व्यवस्था स्थापित की। इससे तक्षशिला और उज्जैनी दोनों उसके पास था। इससे पता चलता है अशोक सम्राट बनने से पूर्व पर्याप्त प्रशासकीय अनुभव प्राप्त कर चुका था। वह तक्षशिला और अवंती का प्रांतिक शासक रह चुका था। मिल गया उत्तर? कोई समस्या हो तो बोलिएगा। ठीक, आगे चलें। प्रश्न नंबर 14 है, सूची फर्स्ट की मिलान सूची सेकंड से कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में अशोक स्तंभ, दूसरा साण वाली राजधानी, तीसरा लोमर्स गुफा, चौथा छिद्रयुक्त तरकूप, फिर इसमें बार्बर हिल्स, रोपड़, लौरिया नंदनगढ़, रामपुरवा। अशोक का स्तंभ ना, ये कहाँ से मिला है? सारनाथ से मिला है, लौरिया नंदनगढ़ से मिला है। तो इसमें देखिए तीसरा हो गया। साण वाली राजधानी, स्तंभ पर साण का चिन्ह मिला है, रामपुरवा से है। ये देखिए रामपुरवा है ना। लोमर से गुफा, अशोक के समय में बराबर पहाड़ी पर बात हुई थी, बराबर पहाड़ी पर गुफाओं का निर्माण किया था, आजीविकों को ले किया गया था ना। तो बराबर पहाड़ी थी, तो क्या लिखा? बार्बर हिल्स, यही है, बराबर पहाड़ी है, इसलिए इसमें विकल्प 1 सही होगा। और छिद्रयुक्त तरकूप ना, ये पाया जाता है रोपड़ में, इसलिए सेकंड है। थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड विकल्प नंबर 3 में सही है, इसलिए विकल्प नंबर 3 सही है। अब हम लोग जो है ना, इसके साथ में एक और चीज़ जान लेते हैं। अशोक के जो है स्तंभ बनाकर उस पर लेख लिखे गए हैं। उन स्तंभों के शीर्ष पर क्या बने हैं, समझ रहे हैं? जैसे लौरिया नंदनगढ़ है, स्तंभ के शीर्ष पर क्या है? रामपुरवा है तो स्तंभ के शीर्ष पर क्या है? बसाड़ है तो स्तंभ के शीर्ष पर क्या है? वो परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं, तो उसको यहीं देख लेते हैं हम लोग इसी प्रसंग के साथ में। ठीक है, अशोक स्तंभों के शीर्ष पर स्थापित पशु आकृतियां हैं। रुम्मनदेई में घोड़ा है, रुम्मनदेई, ठीक, याद रखिएगा। शंकिसा स्तंभ हाथी है। रामपुरवा में वृषभ है, नहीं, साण वाली राजधानी नहीं कहते हैं, साण वाली राजधानी, ठीक। बसाड़ में सिंह है, लौरिया नंदनगढ़ में सिंह है, देख रहे हैं 2 जगह। अब आइए आगे, लौरिया नंदनगढ़ और रामपुरवा स्तंभ की चौकी पर दाना चुगते हुए हंसों को उत्कीर्ण किया गया है। प्रश्न बनेगा कि किस स्तंभ की जो है चौकी पर दाना चुगते हुए हंस उत्कीर्ण किए गए हैं? तो लौरिया नंदनगढ़ है, अगला क्या है? रामपुरवा है। समझ में आया? चलिए, सारनाथ स्तंभ के शीर्ष पर, अब आइए सारनाथ को समझते हैं, बहुत महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण, ठीक। शीर्ष पर पीठ सटाए 4 सिंह हैं, 4 सिंह हैं, एक दूसरे से पीठ सटाए हुए बैठे हुए हैं, और सिंहों के नीचे की फलक पर चारों दिशाओं में 4 चक्र बने हुए हैं, जो लघु धर्म चक्र परिवर्तन के प्रतीक हैं। धर्म चक्र में 24 तीलियां हैं। इसी फलक पर, समझ रहे हैं, सिंहों के जो नीचे फलक है, गज, अश्व, बैल, सिंह की आकृतियां उत्कीर्ण हैं। किसकी किसकी? हाथी की, घोड़ा की, बैल की, शेर की। परीक्षा में पूछता है एक आकृतियां कौन कौन सी उत्कीर्ण हैं, और वह जो है बुद्ध के जीवन की किस घटना को बताती हैं। समझ रहे हैं? ये भी इसमें जानना है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। ध्यातव्य है कि सारनाथ स्तंभ के चारों सिंहों के शीर्ष पर एक चक्र बना है। जो चारों सिंह पीठ सटाए बैठे हैं, उनके शीर्ष पर एक चक्र बना है,
जिसमें 32 तीलियां बनी हैं, जो महाधर्म चक्र प्रवर्तन के प्रतीक हैं। महावंश नामक बौद्ध ग्रंथ में इसे चतुष्पद पंक्ति की संज्ञा दी गई। किसकी संज्ञा दी गई? चतुष्पद पंक्ति की। समझ रहे हैं? आगे आइए, एक गज है फलक पर जो बना हुआ है, किसका प्रतीक है? बुद्ध के गर्भस्थ होने का, बुद्ध का अपनी माँ के पेट में आने का गज है। बैल है बुद्ध के जन्म या राशि का प्रतीक। अश्व है, घोड़ा है, बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक। सिंह है बुद्ध के शाक्य क्षत्रिय होने का प्रतीक। समझ गए? स्तंभ शीर्षों में सारनाथ के स्तंभ का सिंह शीर्ष सर्वोत्कृष्ट है और 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में स्वीकार किया गया। ज्ञातव्य है कि चतुर सिंह शीर्ष सारनाथ और सांची 2 स्थानों पर बनाए गए हैं। सारनाथ बनारस जाइएगा, चर्चा हो चुकी है, सारनाथ जरूर जाइएगा। बौद्ध धर्म संबंधित, अशोक संबंधित बहुत सी जानकारियाँ आपके दिमाग में इतिहास के पट खोल देंगी। आगे चले, क्वेश्चन नंबर है 15। मौर्य साम्राज्य के पतन का एक संभावित कारण था। नंबर 1, अशोक द्वारा अहिंसा अपनाए जाने के कारण सैन्य शक्ति का ह्रास हो गया। नंबर 2, बौद्ध धर्मावलंबी वणिक समुदाय शक्तिशाली हो गया था, इसने अपने सामने राज शक्ति को बौना बना दिया। नंबर 3, विशाल सैन्य वाहिनी के रख रखाव में होने वाले खर्च, अधिकारियों को प्राप्त वेतन एवं जमीन बंदोबस्त में होने वाले अर्थ व्यय की वजह से मौर्य साम्राज्य की अर्थव्यवस्था डगमगा गई थी। नंबर 4 है विकल्प 1 और 2। अशोक द्वारा अहिंसा अपनाए जाने के कारण सैन्य शक्ति का ह्रास हुआ, इसका कोई प्रमाण नहीं है कि अशोक ने अहिंसा धर्म अपना लिया और उन्होंने अपनी तलवार को रख दिया, अब बोला हम जो है धर्म विजय करेंगे, युद्ध विजय नहीं करेंगे, भीरी विजय नहीं करेंगे, तो सेना को विघटित कर दिया। ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है, इसलिए ये गलत है। बौद्ध धर्मावलंबी वणिक समुदाय शक्तिशाली हो गया था, इसने अपने सामने राजशक्ति को, इसका भी कोई प्रमाण नहीं है। ये तीसरा है विशाल सैन्य वाहिनी के रखरखाव में होने वाले खर्च व्यय अधिक होने लगा, अधिकारियों को वेतन और जागीर बंदोबस्त में। इससे हुआ कि एक आर्थिक स्थिति खराब हुई और मौर्य साम्राज्य का पतन का एक कारण बना। कई कारण हैं, उत्तराधिकारी के कारण हैं और बहुत तरह के कारण हैं, इसलिए विकल्प 3 इसमें सही है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है 16 है, शुंग वंश का संस्थापक था। नंबर 1 पुष्यमित्र, नंबर 2 खारवेल, नंबर 3 अग्निमित्र, नंबर 4 उपयुक्त में से कोई नहीं। मौर्य वंश के समाप्ति के बाद शुंग वंश की शुरुआत होती है। लगभग जो है 184 ईसा पूर्व में मौर्य वंश के अंतिम शासक होते हैं बृहद्रथ। की हत्या उनका सेनापति पुष्यमित्र शुंग करके शुंग वंश की स्थापना करता है। इसलिए इस प्रश्न में विकल्प 1 पुष्यमित्र या पुष्यमित्र शुंग सही है। अब हम लोगों को क्या करना है कि पुष्यमित्र शुंग के समय में कई प्रश्न परीक्षा पूछते हैं। एक तो महाभाष्य के रचयिता पतंजलि इनके दरबार में थे, इनके राज गुरु थे, राजपुरोहित थे। दूसरा धनदेव का अयोध्या के अभिलेख 2 अश्वमेध की बात करता है। तीसरा यौनों के आक्रमण की बात करता है। चौथा इनको बौद्ध द्रोही बताया जाता है, लेकिन उसको भी जो है सांची और भरहुत की स्तूप कुछ और बात सिद्ध करते हैं। इन सबको हम लोग यहीं पर आज अभी समझ लेते हैं। चलिए चले। पुष्यमित्र शुंग ने 184 ईसा पूर्व के लगभग अपने स्वामी अंतिम मौर्य साम्राज्य ना बात हुई थी बृहद्रथ की सेना निरीक्षण करते समय धोखे से हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की। इसकी राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र थी। पुष्यमित्र शुंग कट्टर ब्राह्मण था। उसके राज्यपाल धनदेव के अयोध्याभिलेख बात हुई ना, धनदेव के अयोध्याभिलेख से पता चलता है पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। कितने करवाए थे? 2 करवाए थे, जिसके पुरोहित सुप्रसिद्ध संस्कृत व्याकरणाचार्य पतंजलि थे। और पतंजलि की एक रचना क्या है? व्याकरण पर महाभाष्य है ना।
समझ में आ गया। पुष्यमित्र के शासनकाल की प्रथम घटना उसका विदर्भ से युद्ध था। समझ रहे हैं, विदर्भ का राजा क्या था? यज्ञसेन था। ये कौन था? मौर्य सम्राट के मंत्री का संबंधी था, जो मगध की अशांति के समय विदर्भ का स्वतंत्र शासक बन बैठा। इसका दमन करने के लिए पुष्यमित्र ने अपने पुत्र अग्निमित्र को भेजा। अग्निमित्र ने उसे परास्त कर दिया, विदर्भ को अपने साम्राज्य में मिला लिया। इस घटना का उल्लेख कालिदास के मालविकाग्नि मित्रम मालविकाग्नि मित्रम, उनकी किताब है ना मालविकाग्नि मित्र, मालविका और अग्निमित्र की प्रणय कथा है, उसमें जो है विदर्भ युद्ध का वर्णन किया है। यवन आक्रमण की बात करते हैं ना। आइए, पुष्यमित्र के शासनकाल में भारत पर पहला यवन आक्रमण हुआ था। उसके नेता कौन थे? डेमेट्रियस, उसके नेता डेमेट्रियस था। इस यवन आक्रमण का उल्लेख कहाँ कहाँ मिलता है? पतंजलि के महाभाष्य में, गार्गी संहिता में, कालिदास के मालविकाग्नि मित्रम में मिलता है। पतंजलि के महाभाष्य के अनुसार यवनों ने साकेत और माध्यमिका पर आक्रमण किया। महाभाष्य क्या कहता है? यवनों ने साकेत पर और चित्तौड़ पर आक्रमण किया। चित्तौड़ किसको कहते थे? माध्यमिका। गार्गी संहिता के अनुसार यवन साकेत, पांचाल, मथुरा को जीतते हुए कुसुमपुर तक पहुंच गए। कुसुमपुर किसको कहते थे? पाटलिपुत्र को। ये इंपॉर्टेंट है, पीजीटी परीक्षा में पूछा है कि किसमें यह वर्णन है कि यवनों ने साकेत, पंचाल, मथुरा को जीतते हुए पाटलिपुत्र तक पहुंच गए थे। गार्गी संहिता में है। मालविकाग्नि मित्रम के अनुसार पुष्यमित्र के अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को यवनों ने सिंध नदी के तट पर रोक दिया, जिसके कारण पुष्यमित्र के पौत्र मतलब अग्निमित्र के पुत्र कौन? वसुमित्र के नेतृत्व में शुंगों का यवनों से युद्ध हुआ और यवन पराजित हुए। वसुमित्र ने यवनों को पराजित कर दिया। मौर्य सम्राट अशोक द्वारा बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के फलस्वरूप ह्रास प्राप्त हुए हिंदू धर्म को उसने पुष्यमित्र शुंग ने पुनर्जीवित किया। बौद्ध रचनाएं जो है पुष्यमित्र शुंग को बौद्धों का हत्यारा, बौद्ध मठों और विहारों को नष्ट करने वाला बताती हैं। एक ग्रंथ है दिव्यावदान, एक राइटर हैं तारानाथ। इनके अनुसार पुष्यमित्र ने अशोक द्वारा निर्मित 84,000 स्तूपों को नष्ट करवा दिया। समझ रहे हैं? उसने सियालकोट माने साकल में यह घोषणा की, जो मुझे एक भिक्षु का सिर देगा उसे मैं 100 दिनार दूंगा। 1000 नहीं, 100 दिनार की बात की थी। जो मुझे एक भिक्षु का सिर देगा उसे मैं 100 दिनार दूंगा। आगे आइए। जीआर शर्मा के अनुसार कौशाम्बी के घोषिताराम विहार के विनाश तथा जलाए जाने के चिन्ह प्राप्त होने से पुष्यमित्र शुंग की धार्मिक असहिष्णुता का पता चलता है कि धार्मिक रूप से असहिष्णु था, ऐसा कहना है जीआर शर्मा का। हर्षचरित जो है, हर्षचरित पुष्यमित्र शुंग को अनार्य और निम्न उत्पत्ति का बताता है। अशोक के समय बना था सांची महास्तूप। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में, विदिशा के समीप है। इसकी जो वेदिका थी लकड़ी काष्ठ निर्मित थी और इसी के समय पुष्यमित्र शुंग के समय पाषाण वेदिका निर्मित कराया। तो इसका मतलब सांची का पुनरुत्थान करवाने वाला पुष्यमित्र शुंग था। बरहुत का स्तूप मध्य प्रदेश के सतना के समीप है। इसकी खोज 1873 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। इसका भी पुनरुद्धार पुष्यमित्र के समय में हुआ है। तो ये बरहुत और सांची उसका बौद्ध विरोधी होने वाले मत या सिद्धांत का खंडन भी करते हैं। चलिए
क्वेश्चन नंबर है 17 है, निम्नलिखित में से उत्तरी भारत में कौन अंतिम ग्रीक शासक था? अंतिम ग्रीक शासक पूछ रहा है, यूनानी शासक। देखिए, अजेस शक शासक है, जो गुंडोफर्नेस ये पार्थियन या पहलो शासक है, कनिष्क कुषाण शासक है। यहाँ पर जो हिप्पोट्रेटस है यही एकमात्र ग्रीक शासक है, इसलिए विकल्प 3 इसमें सही है। अजेस या अजेज प्रथम शक शासक है, गोंडोफर्नीस पार्थियन पहलव है, कनिष्क कुषाण शासक है, यही हिंद एवं या ग्रीक शासक है कौन? हिप्पोट्रेटस, इसलिए इसमें विकल्प हिप्पोट्रेटस वाला 3 सही होगा। आइए नंबर 18 है, गंधार कला पर विशेष प्रभाव था। नंबर 1 ग्रीक कला का, नंबर 2 रोमन कला का, नंबर 3 चीनी कला का, नंबर 4 1 और 2 मतलब ग्रीक और रोमन का। देखिए 2 कला थी, एक मथुरा कला शैली, एक गंधार कला शैली ना। यहाँ गंधार के बारे में पूछ रहा है। गंधार कहाँ है? पश्चिमोत्तर में है। तो वहाँ जो कला विकसित हुई थी और उस पर जो है ग्रीक और रोमन दोनों प्रभाव था, उसको हम देखेंगे। इसलिए विकल्प 4 1 और 2 वाला दोनों सही है। यूनानी कला के प्रभाव से देश के पश्चिमोत्तर प्रदेश में जिस नवीन कला शैली का उदय हुआ उसे गंधार शैली कहा जाता है। इसका प्रमुख केंद्र गंधार था। गंधार शैली में भारतीय विषयों को यूनानी ढंग से व्यक्त किया गया। विषय तो सब्जेक्ट तो भारतीय थे, एक्सप्रेशन उसको व्यक्त करने का तरीका यूनानी था। इस पर रोमन कला का भी प्रभाव स्पष्ट है ना। रोमन कला आ गया, यूनानी रोमन हो गया। इसका विषय केवल बौद्ध है, इसी कारण इसे कभी कभी यूनानी बौद्ध माने ग्रीको बुद्धिस्ट, इंडो ग्रीक या ग्रीको रोमन कला भी कहा। ग्रीको रोमन से क्लियर हो जाएगा ना। इस शैली के अंतर्गत बुद्ध और बोधिसत्वों की बहुसंख्यक मूर्तियों का निर्माण हुआ। मूर्तियां काले स्लेटी पत्थर, चूने तथा पकी मिट्टी से बनी हैं। किससे बनी मूर्तियां? काले स्लेटी पत्थर, चूने और पकी मिट्टी से बनी हैं। इसमें कैसे हैं बुद्ध? ध्यान, पद्मासन, धर्मचक्र प्रवर्तन, वरद, अभय, जितनी मुद्राएं हैं लगभग सभी मुद्राओं में हमें मूर्तियां मिलती हैं। साथ ही बुद्ध के जीवन तथा पूर्व जन्मों संबंधित विभिन्न घटनाओं का, दृश्यों का अंकन भी गंधार कला के माध्यम से किया गया है। इसके बाद मथुरा कला है। एक प्रश्न बनता है कि बुद्ध की सबसे पहली मूर्ति किस में मिली है, तो इस पर बड़ा वाद विवाद है। अंततः अंतिम निष्कर्ष है कि मथुरा कला में बुद्ध की पहली मूर्ति मिली है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 19, निम्नलिखित में से कौन सा सातवाहन शासक शकों, यवनों एवं पल्लवों के संहारकर्ता के रूप में जाना जाता है? विकल्प 1 है हाल, 2 है सिमुक, तीसरा सातकर्णी प्रथम, चौथा है गौतम पुत्र श्री सातकर्णी। देखिए जो पल्लव लिखा है ये पहलव है, ठीक है। क्या है? पहलव, ठीक, या पार्थियन ना, पार्शिक। तो ये देखिए का एक नासिक अभिलेख है, ठीक है। क्या है? नासिक गुहा लेख है। इससे पता चलता है कि गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी ने जो है शकों, यवनों और पहलवों को पराजित किया था, इसलिए विकल्प 4 सही है। आइए इसके बारे में परीक्षा उपयोगी और जो जानकारियां हैं उसको जान और समझ लेते हैं। चलिए, गौतमी पुत्र सातकर्णी या श्री सातकर्णी 186-130 ईस्वी सातवाहन वंश का महानतम शासक था। इनकी माता क्या थी? गौतमी बलश्री। के नासिक अभिलेख में इसे एकमात्र ब्राह्मण या अद्वितीय ब्राह्मण कहा गया है। उसे क्षत्रियों के दर्प को चूर्ण करने वाला कहा गया है, ठीक। गौतमीपुत्र सातकर्णी अपने राज्यारोहण के 17वें वर्ष क्षहरात वंशीय शक शासक नहपान को पराजित करके मार डाला। जोगलथम्भी है नासिक महाराष्ट्र में से 13,250 मुद्राएं मिली हैं।
जिसमें 2/3 से अधिक नहपान की मुद्राएं गौतमीपुत्र श्री सातकर्णी द्वारा पुनरांकित कराई गई हैं। मतलब वो मुद्राएं नहपान की थी, जब वहां पर अधिकार कर लिया तो उसको फिर से पुनरांकित करवाया किसने? गौतमीपुत्र श्री सातकर्णी ने। विजय के पश्चात गौतमीपुत्र ने नासिक के बौद्ध भिक्षु संघ को अज कालकी नामक क्षेत्र दान में दिया। नहपान के दामाद ऊसो दत्त से करजक नामक गांव छीनकर कारले के भिक्षु संघ को दिया। यह ग्राम दान का प्रथम उदाहरण है। समझ गए? ये ग्राम दान का क्या है? प्रथम उदाहरण है। अपनी विजय के उपलक्ष्य में गौतमीपुत्र सातकर्णी ने राजराजा विंध्यपति बेड़ा कटक स्वामी को उपाधि धारण की। साथ ही उसने बेड़ा कटक नगर की भी स्थापना की। समझ रहे हैं? नासिक अभिलेख में गौतमपुत्र सातकर्णी को शक यवन पहलव का विनाश करने वाला कहा गया है। इसी लेख में कहा गया है कि उसके घोड़े 3 समुद्रों का पानी पीते थे। समझ गए? अभिलेखों में उसे नहुस, जन्मेजय, सगर, ययाति, राम, अम्बरीश जैसे राजाओं के समान तेजस्वी बताया गया है। वह अत्यंत दयावान था और अपराधी शत्रुओं के प्रति भी उसे हिंसा करने में रुचि नहीं थी। वह सभी आगमों का ज्ञाता था। उसका काल दक्षिणापथ में ब्राह्मण धर्म के पुनरुत्थान का काल था। इस तरह से हम लोगों ने जो है गौतमीपुत्र श्री सातकर्णी के बारे में महत्वपूर्ण बातें जान ली है। अब आगे हम लोग चलते हैं। प्रश्न संख्या 20 है। आज का अंतिम प्रश्न है। इलाहाबाद शिलालेख में समुद्रगुप्त की प्रशस्ति है, जिसके रचयिता हैं उसके दरबारी कवि। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि का नाम पूछ रहा है। नंबर 1 हरिसेन, विकल्प नंबर 2 नागसेन, विकल्प 3 कालिदास, विकल्प 4 उपयुक्त में से कोई नहीं। तो समुद्रगुप्त के संधि विग्राहक थे कौन? हरिसेन। इसलिए विकल्प 1 इसमें सही है। जो प्रयाग या इलाहाबाद का जो शिलालेख है, इसको जो है कौशाम्बी में अशोक ने उत्कीर्ण करवाया था। फिर बाद में इसी पर समुद्रगुप्त का भी लेख आता है। फिर बाद में जब मुगल सम्राट अशोक का काल हुआ, वो जो है कौशाम्बी से ला करके इलाहाबाद के किले में रखवा दिया गया। उसमें उसके नवरत्नों में उनके दरबारी बीरबल का भी लेख मिलता है। उस पर जो है जहांगीर का भी लेख मिलता है। तो आइए समझ लेते हैं। उत्तर तो हमारा मिल गया, हरिसेन है। प्रयाग प्रशस्त अथवा इलाहाबाद स्तंभ लेख समुद्रगुप्त के इतिहास को जानने का प्रमुख स्रोत है। इसकी रचना समुद्रगुप्त के संधि विग्राहक सचिव हरिसेन ने की। यह ब्राह्मी लिपि में तथा विशुद्ध संस्कृति में लिखा गया है। इसकी शैली चंपू है, अर्थात प्रशस्त की प्रारंभिक पंक्तियां पद्यात्मक है, बाद की गद्यात्मक। पहले पद्य में लिखा गया, फिर बाद में गद्य में। ठीक। अभिलेख के ऊपरी भाग में मौर्य शासक अशोक का लेख है, जिसे उसने कौशाम्बी में खुदवाया था। इस लेख में अशोक ने कौशाम्बी के महामात्यों को संघ विभेद रोकने का आदेश या निर्देश देता है। मध्यकाल में मुगल शासक अकबर ने इसे कौशाम्बी से मंगाकर इलाहाबाद के किले में सुरक्षित करा दिया। इसमें अकबर के दरबारी बीरबल का भी लेख मिलता है। इस पर जहांगीर का भी एक लेख देवनागरी लिपि में उत्कीर्ण है। कभी ये प्रश्न पूछ ले परीक्षा में कि जो प्रयाग प्रशस्ति है उस पर किसके किसके लेख हैं। अशोक डाल देगा ना, समुद्रगुप्त डाल देगा, अकबर डाल देगा, जहांगीर डाल देगा ना, और उपयुक्त में चारों इस तरह से डाल देगा। तो उसके लिए आपकी तैयारी है, क्योंकि तैयारी का लेवल जो है जो पहले परीक्षा है उससे थोड़ा सा ऊपर रखना पड़ेगा ना। क्योंकि उत्तरोत्तर आप 10 साल पुराना पेपर देखेंगे सरल लगेगा, और तुरंत के पेपर देखेंगे कठिन लगेगा, क्योंकि तैयारी और कंपटीशन का लेवल धीरे धीरे बढ़ता जाता है। इसलिए इस तरह की चीज़ें आती हैं। तो
आज हम लोगों ने जो है अपना 2004 का जो टीजीटी की पुनर्परीक्षा थी, पहला क्लास कर लिया है, पहली क्लास हो चुकी है, जिसमें हम लोगों ने कोशिश की है एथेंटिक उत्तर मिले और नए जो प्रश्न बन रहे थे उन पर भी चर्चा हुई है। अब आप लोग इसको जो है देखा है, अब आपको जो भी अच्छा लगा है उसको आप लोग लाइक कर दीजिए गवर्नमेंट स्टडी सेंटर को, साथ में आप लोग कमेंट जरूर करिए, क्योंकि कमेंट ही एक ऐसा फीडबैक है जो एक शिक्षक को मोटिवेशन देता है, समझ रहे हैं। आपके कमेंट मिलने पर हमें पता चलता है हम जिस दिशा में आपको ले जाना चाह रहे हैं उस दिशा में आप जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। आप लोग पूरी क्लास में बने रहें, इसलिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।